हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 14 जिसका नाम है भारत, उसमें हम भारत के स्थान के बारे में, भारत के भू स्तरीय रचना के बारे में और भारत के भूपृष्ठ के बारे में विगतवार जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे, क्योंकि आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पृथ्वी पर स्थित अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले भूमि भाग की विषमताओं को भूपृष्ठ कहते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, इस पृथ्वी पर स्थित सभी अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले जो भी भूमि का भाग है, जितने भाग पर भूमि फैला हुआ है, उन सभी को भूपृष्ठ कहते हैं। और इस भूपृष्ठ पर पर्वत आया हुआ है, पठारी प्रदेश आया हुआ है, मैदान आया हुआ है, आदि बातों का समावेश होता है। तो हमारे इस भूमि पर बहुत कुछ आया हुआ है, जैसे कि पर्वतमाला, हिम नदी, तलहटी, पहाड़ी, घाटी, पठारी प्रदेश, सहायक नदी, बंदरगाह, खाड़ी, भूसीर, झील, नदी, कोतर, सागर, तट, बेसिन, मैदान, प्रायद्वीप, द्वीप, महासागर, डेल्टा, उद्गम मुख, नदी, दून, पर्वत, ज्वालामुखी, ढलान, वालिया, पठारी प्रदेश, मरुस्थल, मरुस्थली द्वीप, खाड़ी। यानी इस हमारे बड़े से भूभाग पर, जमीन पर बहुत कुछ आया हुआ है। और हम भूपृष्ठ के स्वरूप में इस चैप्टर में हम भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। यानी जो भूपृष्ठ है, जो जमीन है, उसमें विविधता है। कहीं पर कोई और जमीन पाई जाती है, कहीं पर कोई और जमीन पाई जाती है। इन सब बातों को देखकर प्राकृतिक रूप से भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया है। भारत के भूपृष्ठ को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश और लास्ट 5वां नंबर द्वीप समूह। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ओके। सबसे पहला टॉपिक हमारा है 1 नंबर, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यानी भूपृष्ठ में उत्तर साइड के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। भारत का यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है, जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश उत्तर से शुरुआत होता है और पश्चिम पूर्व तक फैला हुआ है, वो भी 2400 किलोमीटर में। हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वह चाप आकार वाला है। यानी हिमालय श्रेणी पर्वत कौन से आकार की है? चाप आकार। चाप यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती घटती रहती है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी जो चाप आकार का है, उसकी जो हिमालय यानी बर्फों से बना हुआ, ठीक है, बर्फ का पहाड़, उसकी चौड़ाई 224 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती है और घटती रहती है। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है। हिमालय सिर्फ एक सिंगल पर्वत नहीं है, बल्कि हिमालय पर ढेर सारे पर्वत आए हुए हैं। हिमालय ढेर सारे पर्वत श्रेणियों का समूह है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर, यानी हिमालय पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर भारत में, नेपाल में, भूटान से होकर म्यांमार तक फैला हुआ है। यानी हिमालय पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी है, हिमालय भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, राइट, और म्यांमार में भी है। उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है, राइट। वह मध्य एशिया की पामीर घाट नाम से पहचानी जाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। यानी तिब्बत में भी ये फैला हुआ है।
और मध्य एशिया में इसको पामीर की घाट बोलते हैं। हिमालय की पर्वत को पामीर की घाट बोलते हैं। समग्र हिमालय पर्वत श्रेणी के भी मुख्य दो भाग हैं, यानी हिमालय बहुत बड़ा है, इसके दो भाग, एक उत्तर का हिमालयी प्रदेश और एक पूर्वी हिमालय। तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर के हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में एक दूसरे के समांतर तीन गिरमालाएं, तीन पर्वत आई हुई है, जिसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी को बृहद हिमालय, समग्र हिमालय का यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में तीन पर्वतें आए हुए हैं, और जिसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी को बृहद हिमालय यानी सबसे बड़ा हिमालय का भाग कहते हैं, और समग्र हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यही है। और इस पर्वत श्रेणी पे भी 40 से अधिक शिखर आए हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। उसी में सबसे प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। समझ में आया? यानी उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में तीन पर्वत में एक पर्वत है बृहद हिमालय, वह सबसे ऊंचा पर्वत है, उसमें 40 से अधिक तो शिखर हैं, और सभी शिखर 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं। और उसी शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है, यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। ओके, उसे तिब्बत में सागर माथा भी कहते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सागर माथा। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे के स्क्वायर कहते हैं, उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वह भारत का सर्वोच्च शिखर, यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, बट वो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, यानी भारत का सबसे ऊंचा शिखर के स्क्वायर गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। हिमालय की तीन स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई हैं, जिनमें से बृहद हिमालय में जेलापला, नाथुला, सिपकीला वगैरह ये सब पर्वतीय दर्रे भी हैं। ठीक है, यानी पर्वतों के बीच जो दरार होती है। पवित्र तीर्थ स्थल माना जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर, राइट, जो चीन में है, वो भी इसी पर्वत श्रेणी हिमालय पर स्थित है। ठीक है, यानी हिमालय में कौन से हिमालय पर? हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियों के बृहद हिमालय पर। ठीक है, इतना जानिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है 8848 मीटर, के स्क्वायर माउंट गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, कंचनजंगा 8598, मकालू 8481, धौलागिरी 8198, अन्नपूर्णा 8070, ये सब मीटर के हिसाब से हाइट दिया गया। बृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी में भी बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है, यानी बृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रेणी है वो भी बहुत विस्तार में फैली हुई है। उसमें उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। यानी अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? अभी आपने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा, राइट। बृहद हिमालय। अब जो टॉपिक चालू हो रही है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पीर, पंजाल, महाभारत, नागटिब्बा आदि श्रेणियां इस पर्वत श्रेणी पर आई हुई है। मध्यम ऊंचाई वाली इन श्रेणियों में हवाखोरी के स्थल गिरी केंद्र, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हुए हैं, राइट। यानी मध्यम ऊंचाई वाले इन श्रेणियों पर अलग अलग जगह विकसित हुए हैं, जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी यहीं पर है। कुल्लू मनाली हुआ, कांगड़ा हुआ, कश्मीर इस क्षेत्र के अत्यंत रमणीय प्राकृतिक घाटी प्रदेश है, जो मध्य हिमालय लघु हिमालय के समीप है। तीसरी पर्वत श्रेणी
अत्यंत दक्षिण में है शिवालिक, याद रखना तीसरे का नाम शिवालिक। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी में जो 3 पर्वत श्रेणी है, जिसमें पहला नंबर बृहद हिमालय के बारे में बताया, दूसरा मध्य हिमालय के बारे में बताया, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है शिवालिक। शिवालिक का इसका भी विस्तार काफ़ी है, इसकी चौड़ाई 10 से 15 मीटर है और ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी में कुछ विशिष्ट घाटियों की रचना हुई है। कंकड़ पत्थर मोटी परतदार वाली काप की मिट्टी से ये पर्वत श्रेणी ढकी हुई है। स्थानीय भाषा में हम इन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोतरी दून, ये सब शिवालिक पर आए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक चेंज। अब क्या है हमारा पूर्वी हिमालय। तो हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वत श्रेणियां कम ऊंचाई वाली, यानी पूर्वी हिमालय पे जितने भी पर्वत आए हैं उनकी ऊंचाई उत्तर के पर्वतों से कम है। उनमें कई श्रेणियां पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियां छोटी पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। उनमें से पतकोई अरुणाचल में, नागालैंड में, लुसाई मिजोरम में है। ये पहाड़ियां भारत की पूर्वी सरहद से निकट हैं, जिनका म्यांमार में स्थित अराकयामा पर्वत श्रेणी के साथ है। फिर गारो, खासी, जैतिया, ये सब भी पहाड़ियाँ मेघालय में आई हुई हैं। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण बहुत अधिक है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल भी है, और जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ सड़क मार्ग और रेल मार्ग का विकास कम हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। अब हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, उत्तर का विशाली मैदान प्रदेश। ठीक है, जानते हैं उत्तर के विशाली मैदान प्रदेश का स्थान भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पठारी प्रदेश के बीच है। यानी भारत के उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच है। इस मैदान की रचना हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप की मिट्टी से हुआ है। यानी कोई पूछे उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना, तो भाई हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो जो मिट्टी बहा के लाई है, उन्हीं काप की मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है। इस मैदान के कुछ भाग लगभग 50 मीटर मोटे काप की मिट्टी के परत के बने हैं। यह मैदान उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसीलिए इसे उत्तरी भारत का विशाली मैदान प्रदेश कहते हैं। यानी उत्तर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है यह मैदान, भारत में उत्तर साइड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसीलिए इसे उत्तरी भारत का विशाली मैदान प्रदेश कहते हैं। यह मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। नदियों के द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना होती है, यानी सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग इसका अधिक सकरा है। यानी पूर्वी भाग सकरा नहीं है ज़्यादा, बट पश्चिमी भाग सकरा है। यह मैदान लगभग समतल है। उसके किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान सकरा है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है, इसीलिए इसे दिल्ली के गंगा का मैदान का प्रवेश द्वार कहते हैं। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और दिल्ली के पश्चिम में सतलुज का और पूर्व में गंगा का मैदान है, इसीलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह मैदान भारत का सबसे महत्वपूर्ण, अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इसी प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से ही निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की तरह बहकर तेजी से मुड़कर दक्षिण की तरफ अरब सागर में मिलती है। सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। मोस्ट आईएमपी है, दोआब किसे बोलेंगे? दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, भूमि होती है, उसे दोआब कहते हैं। इस तरह 5 नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को पंजाब, पंज प्लस आप भी कहते हैं। इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है।
भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। सबको हम समझेंगे। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकड़ पत्थर की पट्टी नदी के प्रवाह समांतर फैली हुई है। यह पट्टी 8 से 16 मीटर किलोमीटर है। इसी को भाबर कहते हैं। भाबर यानी कंकड़ पत्थर वाले, ठीक है। फिर भाबर के बाद तराई प्रदेश आता है, जो अधिक नमी होती है, दलदल वाला होता है, जहाँ घने वन होते हैं, विविध वन्य प्राणी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैदानों के पुराने काप को बांगर कहते हैं, और ये जमीन हमारा बांगर है। फिर काप के लगातार होने वाले जमाव के कारण सोपान आकार जैसा बन जाना बाढ़ के मैदान से ऊंचा हो जाता है, और बाढ़ के मैदानों का जो नया काप तैयार होता है उसे हम खादर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में जानते हैं। भारत का यह सबसे प्राचीन भाग है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी का भाग ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जो चंबल, सोन, दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है। दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण में है, इसीलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का सबसे प्राचीन भाग है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जो चंबल, सोन, दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है, ठीक है। और इस प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण में है, इसीलिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को दक्षिणी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है, जिससे उसके प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं। उसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के 2 उपविभाग हैं, एक मालवा और एक दक्कन। यही मोस्ट आईएमपी है। सबसे पहले हम मालवा के बारे में पढ़ेंगे और फिर दक्कन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। मालवा का पठारी प्रदेश, मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली विश्व के सभी पर्वत श्रेणी में सबसे प्राचीन है, जो मोड़दार यानी थोड़ा बैंड हुआ पर्वत है। माउंट आबू भी इसी पर्वत पर आया हुआ है श्रेणी पर, और काफ़ी सुंदर है, रमणी है। गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है, यानी अरावली पर्वत श्रेणी पे जो गुरु शिखर है वह सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल से निकलने वाली चंबल, बेतवा नदियां उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में आती हैं, तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर से जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है, क्योंकि सब नदियां उत्तर की ओर ही बह रही हैं। मध्यवर्ती पठारी भूमि के इस उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त लूणी और बनास नदियां उत्तर पश्चिमी भाग में हैं, जो अरावली के पहाड़ियों से निकलती हैं। ये नदियां कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं, जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। कच्छ के रेगिस्तान में खत्म और साबरमती मही नदी की खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम तरफ है। राजमहल की पहाड़ियों तथा शिलोंग का पठारी प्रदेश छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का एक भाग है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है। दूसरा नंबर है दक्कन का पठारी प्रदेश। तो मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव, मैकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से निर्मित है, यानी दक्कन का पठारी प्रदेश लावाओं के निर्माण से बना हुआ है। पश्चिमी की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाट के द्वारा निर्धारित होती है, जो अरब सागर किनारे उत्तर दक्षिण में व्याप्त है, और उसके अलग स्थानीय नाम भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसको सह्याद्री बोलते हैं, तमिलनाडु में इसे नीलगिरी बोलते हैं, केरल तमिलनाडु के सीमा पर अन्नामलाई
कोडेमम की पहाड़ी बोलते हैं। पश्चिम घाट और दक्षिणी भाग में प्रमाण अधिक ऊंचा है, यानी इनका पश्चिम घाट का जो दक्षिणी भाग है इनमें काफी ये ऊंचे हैं। सामान्यतः दक्कन के पठारी प्रदेश की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, यद्यपि कुछ स्थानों पर वे एकाएक अधिक ऊंचाई वाले हो जाती हैं। बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं 900 मीटर से अधिक है, वे इस पठारी प्रदेश की सीमा बनाती है, जिसे पूर्वी घाट कहते हैं। यानी जो दक्कन का पठारी प्रदेश है, राइट, जो पठारी प्रदेश की सीमा बनाती है उसे पूर्वी घाट कहते हैं। इस विस्तार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसे नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर जाना जाता है। नर्मदा, तापी, यानी जो पश्चिम की ओर से बहती है, उसे छोड़कर दक्कन के पठारी का अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के कच्छ से उड़ीसा तक के मैदान की एक सकरी पट्टी है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तथा पश्चिम तटीय मैदान के रूप में बांटा गया है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला है। गुजरात के अलावा यह अधिकांश सकरा मैदान है। गुजरात के अलावा बाकी जगह पर यह मैदान, तटीय मैदान सकरा है। यह बहुत सी असमान और उबड़ खाबड़ है और गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट कहते हैं। पश्चिम तट की नदियां अपने डेल्टा क्षेत्र के खाड़ी का निर्माण करती हैं। ऐसे अधिकांश खाड़ियां नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियां हैं, जो समुद्र तट के उभरने से बनी हैं। ये मत्स्य प्रवृत्ति के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिसमें मुंबई, मार्मगोवा का समावेश होता है। दक्षिण में केरल तट के पश्च जल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे बैक वाटर कहते हैं, वो लोग उस स्थानीय भाषा में उसे कायल कहते हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अनुपात में चौड़ा है। यहाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों से काप के निक्षेपण हुए हैं। उत्तर में उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय प्रदेश कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। 5वां नंबर है द्वीप समूह। तो भारत में बहुत सारे द्वीप समूह आए हुए हैं। समुद्र के बीच ऐसा जगह जहाँ पर रह सकते हो द्वीप समूह होता है। अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप ये भारत के द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में अनेक छोटे छोटे द्वीप आए हुए हैं। अरब सागर में केरल तट पर थोड़ी दूर पर ये द्वीप स्थित है। उनका आकार घोड़े के नाल जैसा है। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों को हम एटोला कहते हैं। एटोला किसे कहते हैं? ऐसे द्वीप समूह जिनका आकार घोड़े के नाल जैसा है। अन्य द्वीप समूहों में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का समावेश होता है। यहाँ द्वीपों की संख्या अधिक है और ये भारतीय तट से दूर है। वहाँ पर्वत श्रेणियाँ भी है द्वीप समूह पर पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हैं। ये द्वीप 350 किलोमीटर के विस्तार में फैले हैं। व्यूहात्मक सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना जानिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बेरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उसके नज़दीक में ही सुपुष्ट ज्वालामुखी के रूप में नारकोंडम भी आया हुआ है। इस तरह भूपृष्ठ की विविधता देखने को मिलती है भारत में। प्रत्येक भाग की अपनी एक अलग लाक्षणिकता है, फिर भी सभी विभाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देश की समृद्धि में उनका सभी का योगदान बराबर बराबर है। वे वन्य संसाधनों के लिए उपयोगी हैं। उत्तर के उपजाऊ काप के मैदान को अनाज का भंडार कहते हैं। दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश विविध खनिजों के संसाधनों से समृद्ध है, जिससे देश के औद्योगिक विकास को गति मिलती है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विपुल जल राशि वाली नदियों का उद्गम स्थान है। साथ ही साथ वन संसाधन विविधता के लिए सभी मशहूर हैं, यानी जो भी है सब भारत के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, टॉपिक चेंज हो रहा है और इंटरेस्टिंग टॉपिक चट्टान। तो एक या उससे अधिक खनिजों से बने संगठित ठोस पदार्थ को चट्टान, दो या दो से अधिक प्रकार के खनिजों से बने हुए ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं।
चट्टान कठोर भी होते हैं, मृदु भी होते हैं, छिद्रालु भी होते हैं, अछिद्रालु भी होते हैं। कुछ चट्टान वजन में भारी होते हैं और कुछ चट्टान वजन में हल्के होते हैं। चट्टान यानी पत्थर। विविध प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। अब उसमें जानो कि मुख्य रूप से 3 चट्टान हैं: आग्नेय, परतदार, इसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं, और रूपांतरित चट्टान। तो चट्टान के 3 प्रकार है: आग्नेय, परतदार और रूपांतरित। अब आग्नेय चट्टान आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में आएगा अंतस्थ, मध्यस्थ, और बाह्य में आएगा ज्वालामुखी। परतदार में आएगा चट्टान पदार्थ निर्मित, रेत की चट्टान, मिट्टी की चट्टान, उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट, गोलास्म की चट्टान। ओके, इसी में रासायनिक पदार्थ वाले भी चट्टान आते हैं परतदार में। फिर परतदार में जैविक में कौन आएगा? चूना चट्टान, कार्बन युक्त। और रूपांतरित में एक आएगा स्थानीय रूपांतरित चट्टान और एक आएगा प्रादेशिक रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तीनों के बारे में नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। इन चट्टानों के निर्माण में भूगर्भ में रही प्रचंड गर्मी, जमीन के अंदर रही प्रचंड गर्मी इस चट्टान का कारण है। भूगर्भ में गर्मी के इस प्रचंड परिमाण के कारण भूगर्भ हमेशा धधकता रहता है, जिससे वहाँ स्थित सभी पदार्थ अर्धद्रव मतलब सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम मैग्मा कहते हैं। फिर ये मैग्मा पहले ज़मीन से बाहर निकलेगा, फिर फैल जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद एक चट्टान बन जाएगा और यही चट्टान हम आग्नेय चट्टान, यानी ज़मीन के अंदर गर्मी, तो गर्मी से जितने भी ज़मीन के अंदर खनिज हैं वे सब सेमी लिक्विड अर्धद्रव स्वरूप में होते हैं और ज़मीन फटने से वह लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और फिर फैल जाएंगे, फिर ठंडा हो जाएंगे और जिस पत्थर का निर्माण, जिस चट्टान का निर्माण करेंगे उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप के कई स्थानों पर ऐसे चट्टान का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान सबसे अधिक कठोर होती है। ग्रेनाइट का जो पत्थर है वह आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, परतदार चट्टान। पानी तथा अन्य बलों के संयुक्त प्रभाव से आग्नेय चट्टानें टूटती हैं। जब आग्नेय चट्टान पर पानी का प्रभाव पड़ता है या अन्य बल का प्रभाव पड़ता है तो वो चट्टानें टूट जाती है और चट्टानों के टुकड़े जब जल के द्वारा निक्षेपित होते हैं तब उनसे एक परत बनती है और इन परतों से अलग चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, और ऐसे चट्टान को हम क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। ठीक है, ये वजन के दबाव के कारण बनते हैं, राइट, इसीलिए इसे परतदार या जलकृत, परतदार यानी प्रेशर से ये क्रैक होते हैं और पानी के प्रेशर से ये विघटित होते हैं, इसीलिए इनको परतदार या जलकृत चट्टान कहते हैं। सेलखड़ी, जिप्सम, चूने का पत्थर, कोयला, ये सब परतदार चट्टान के उदाहरण है। बिहार, झारखंड वगैरह राज्यों में से कोयला और जिप्सम मिलता है और कोयला जिप्सम भी परतदार चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान के बारे में जानते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मूल चट्टानों का स्वरूप, संरचना, गुणधर्म रूपांतरित हो जाते हैं। वास्तव में उच्च तापमान और चट्टानों के स्तरों का अधिक दबाव, इन दो मुख्य परिबलों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय और परतदार चट्टान एकदम नए स्वरूप में धारण हो जाते हैं। यानी कुछ विशिष्ट परिस्थिति में जो आग्नेय चट्टान है, जो परतदार चट्टान है, ये भी अपनी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं और एक नया चट्टान बनता है जिसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। इन नव निर्मित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जैसे कि संगमरमर, मार्बल, क्वार्टजाइट्स, ये सब किसके उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान। यानी सिंपल सी बात है, ये आग्नेय चट्टान यानी जमीन के अंदर गर्मी से लावा निकलेगा, लावा सूखेगा और उसके बाद जो चट्टान बनेगा वो चट्टान कौन सा चट्टान है? आग्नेय। और जब इसी आग्नेय चट्टान पर बल लगता है, पानी का दबाव लगता है, तो यह इसमें परत पड़ जाता है और इसके परत पड़ने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे परतदार कहते हैं। फिर यही परतदार चट्टान अगर जब और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो हम उसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ओके,
अब पढ़ते हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या है जानते हैं। प्राकृतिक, कार्बनिक या अकार्बनिक क्रियाओं के द्वारा तैयार होने वाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह या गर्भ में से ठोस, द्रव और गैस स्वरूप में प्राप्त होता है। यानी खनिज पृथ्वी की सतह से मिलता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों स्वरूप में मिलता है। खनिज पृथ्वी की सतह की भूस्तरीय रचना पर आधारित होते हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि खनिज आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये सब परतदार चट्टान से मिलते हैं। स्लेट, संगमरमर, हीरा ये सब रूपांतरित चट्टान से मिलते हैं। अब पढ़ते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो हमारे दैनिक जीवन में हम लगभग 200 से अधिक खनिजों का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से करते हैं। खनिजों का सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है, बट सामान्य वर्गीकरण तो है संभव। तो सबसे पहले धातु में खनिज, इसमें धात्विक खनिज बोलते हैं। अधातु में खनिज, अधात्विक खनिज बोलते हैं। और संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिज। धातु में खनिज में कीमती धातु में खनिज सोना, चांदी, प्लेटिनम। हल्की धातु में खनिज मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टिटानियम। सामान्य उपयोगी में तो लोहा, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, कलई। और मिश्र धातु में बोले क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम। इन सब में धातु पाया जाता है। अधातु में अधात्विक चूना, पत्थर, चौक, एब्स्ट्रेट का पत्थर, अभ्रक, फ्लर्सफार, जिप्सम, सल्फर, हीरा आदि। अब संचालन शक्ति के खनिज में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। अब मुख्य खनिज और उसका क्षेत्र वितरण क्रम। खनिज राज्य लोहा झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश में मिलता है। मैग्नीज कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तांबा गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बॉक्साइट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड। शीशा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, गुजरात। अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। चूना पत्थर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। ओके। टॉपिक चेंज। मिट्टी और उसका वितरण, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। समझते हैं और जानते हैं अच्छे से। विद्यार्थियों, आप जानते हैं मिट्टी कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। मिट्टी के बिना कृषि संभव नहीं है। कृषि कार्य के अलावा भी मिट्टी हमारे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रवों से निर्मित एक पतला अस्तर है। यानी जैविक और अजैविक दोनों पदार्थ जमीन में पाए जाते हैं। ओके। जिस तरह किसी सेब का उसके पतले छिलके के साथ संबंध होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी की सतह मिट्टी के साथ संबंध होता है। यानी पृथ्वी अलग अलग मिट्टी के सतहों के साथ मिलकर बनी है। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी वाले स्तर को ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? मिट्टी चट्टानों के विखंडन से जन्मी है। चट्टानों का विखंडन हुआ, उसी से मिट्टी का निर्माण हुआ। ओके। चट्टानों के सतह वाले भागों को ताप, बरसात, हिम, हवा, वनस्पति, जीव जंतु आदि परबलों से विखंडन होने से चट्टानों का चूर्ण बनता है। यानी जितने भी चट्टान होते हैं, चट्टानों की जो सतह होती है, ताप के द्वारा, बरसात के द्वारा, हिम के द्वारा, हवा के द्वारा, वनस्पति के द्वारा और अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा उनका विखंडन होता है, जिससे चट्टान चूर्ण बन जाती हैं और उससे एक आवरण बनता है। उसी को हम भूमि कहते हैं। भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़, रजकड़ आदि होते हैं, जिन्हें हम रेगोलिथ कहते हैं। रेगोलिथ किसे कहते हैं? चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को, कंकड़ को, रजकड़ों को रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल खनिज द्रव्य होता है। रेगोलिथ में सिर्फ खनिज द्रव्य होता है। उसके पश्चात उसमें जैविक द्रव्य, हवा, पानी ये सब मिलते हैं, उससे मिट्टी बनती है।
मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही दीर्घकालिक है, यानी मिट्टी का निर्माण बहुत कम समय पर नहीं, बहुत लंबे समय के पश्चात होता है। और भारत में मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। काप की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। हम भारत के 6 प्रकार की मिट्टी की जानकारियों का विगतवार चर्चा प्राप्त करेंगे। ओके, पहला नंबर काप यानी जलोढ़ मिट्टी। काप की मिट्टी के 2 प्रकार है, खादर और बांगर। नदियों के निक्षेपण से तैयार होने वाली इस नई काप की मिट्टी को खादर कहते हैं। यानी नदियों का जब निक्षेपण होता है, जब पानी नदियों की मिट्टी को बहाकर एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाती है, तो नई काप की मिट्टी बनती है, उसे हम खादर कहते हैं। बाढ़ के मैदानों से निर्मित यह मिट्टी नदियों के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। काप की मिट्टी रेतीली होती है। पुरानी काप की मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों को बाढ़ का जल ऊंचाई कारण पहुंच नहीं पाता। नई काप की मिट्टी वहां मिलेंगी जहां नदिया का पानी बह के दूसरी जगह पे जाता है, वहां नई काप की मिट्टी मिलेगी। ठीक है, और पुरानी काप की मिट्टी तो आप जानते ही हो, जहां पर बाढ़ नहीं आता, जहां पर नदियों का पानी बाढ़ के माध्यम से वहां तक नहीं पहुंच पाता। राइट, ओके। इस प्रकार की मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। यह मिट्टी चिकनी होती है, गहरे रंग की होती है। काप की मिट्टी देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, परंतु सामान्यतः यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ओके, काली मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की भेंट है। यह मिट्टी चिकनी और नमी संचित करने वाली होती है। यह लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता रखती है। यह मिट्टी रूपांतरित चट्टानों के द्वारा तैयार हुई है और कपास की फसल के लिए यह मिट्टी बहुत अधिक अनुकूल है। ठीक है, अतः कपास की काली मिट्टी भी इस मिट्टी को हम कहते हैं। यह मिट्टी रेगड़ के नाम से जानी जाती है। लाल मिट्टी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। यह मिट्टी लौह तत्व है, अन्य जैविक तत्व के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, यानी इसमें लौह तत्व पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड पाई जाती है। यह जमीन अनुपात में छिद्रालु होती है, उपजाऊ होती है। गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड कई राज्यों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है ये भी जानते हैं। अधिक वर्षा के कारण जब तीव्र कटाव होता है जमीन का, तो लेटेराइट मिट्टी बनती है। अत्यधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर से पोषक तत्व घुलकर निचले स्तर में उतर भी जाते हैं। जैविक द्रव्यों का प्रमाण कम होने से यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यह लाल रेती के पत्थर में लौह और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यहाँ मिट्टी का लाल रंग होता है। ऐसी मिट्टी दक्कन के पहाड़ी प्रदेश, कर्नाटका, केरल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई भागों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण बहुत अधिक होता है। ऐसे मिट्टियों में अलग अलग स्थलों पर पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में यह मिट्टी कम उर्वर, अपरिपक्व लगती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली होती है। ऐसी मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी पर्वत श्रेणी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी जहाँ पे बरसात कम होती है, राइट, ऐसे जगहों पर पाई जाती है। ओके, भारत में मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्षार कणों की अधिकता, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से इस मिट्टी में खेती संभव नहीं हुआ है। इस तरह जलवायु, भूपृष्ठ वैविध्य के कारण देश की मिट्टी में कई तरह की विविधताएं पाई जाती है। इस प्रकार हमारे भारत में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर
कंप्लीट होता है। इसमें चट्टान और मिट्टी यही सब इंपॉर्टेंट है। द्वीप समूह, राइट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।